हेलो साथियों, मैं अनूप सिंह ए टू जेड क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, ये क्लास ऐतिहासिक क्लास होने वाली है। क्यों ऐतिहासिक क्लास होने वाली है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि सी-टेट में जो टैग वर्ड आता है, जिससे आपको अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो उस टैग वर्ड को देख करके आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। अगर आप लोगों को ये टैग वर्ड मालूम हो गया तो कुछ तो ऐसे लीजेंड है, मान लीजिए कि अगर बहुत जल्दी है, प्रश्न नहीं पढ़ना है, प्रश्न बहुत ज्यादा है, तो कुछ ये अगर पूरा टैग आप लोगों को मालूम हो गया कि कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है, तो बिना प्रश्न पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। जैसे कई बार क्या होता है कि टाइम हमारे पास नहीं है, जल्दीबाजी में क्वेश्चन करना है, तो ऑनलाइन है, सबमिट करना है हमको, तो जल्दी जल्दी में आप प्रश्न को न पढ़िए, केवल आंसर ऑप्शन पढ़ करके आंसर लगा सकते हैं। कुछ ऐसा ही आप लोगों को यह क्लास मिलने वाला है, तो पूरी क्लास देखिएगा। निश्चित ही यह क्लास आप लोगों के लिए बेहद ही फायदेमंद है, क्योंकि यह वर्ड से, इस वर्ड से जितने भी मैं यहाँ पे पॉजिटिव वर्ड और जितने भी निगेटिव वर्ड हैं उसको मैं यहाँ पे बताऊंगा, वो आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर में, एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है। आप कौन सा वर्ड पॉजिटिव होता है, कौन सा वर्ड निगेटिव होता है, आगे आप लोगों को क्वेश्चन आंसर फॉर्म में भी मिलेगा, और जो वर्ड आएगा उसके भी बारे में मैं बताता चला जाऊंगा। तो इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा सहायता मिलेगी। तो पूरी क्लास देखिएगा। जहां नोट करने की बात है वहां नोट भी कर लीजिएगा, केवल टैग वर्ड कि हाँ ये टैग वर्ड निगेटिव है, ये टैग वर्ड पॉजिटिव है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप बाद में भी देख रहे हैं, जब आपका एग्जाम है उससे पहले भी थोड़ा देख ले रहे हैं, तो इससे मालूम चल जाए कि हाँ ये पॉजिटिव वर्ड है और ये निगेटिव वर्ड है। तो ये माइंडसेट होना चाहिए कि कौन सा वर्ड पॉजिटिव है, कौन सा निगेटिव है। पूरी क्लास देखिएगा, मन से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्लास छोड़ के जाइएगा नहीं। आप लोगों को निश्चित ही यह क्लास ऐतिहासिक सिद्ध होने वाली है और इससे आप लोगों को बहुत ज्यादा मदद मिलेगा। यह कई जगहों का निचोड़ है, कई बुकों का निचोड़ है इस क्लास में, तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्प करने वाली है। पूरा एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में टाइप करके लगाया गया है। तो ये क्लास देखिएगा, बहुत ही निश्चित ही आप लोगों को इससे बहुत ही सहायता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला ही क्या है? पहला ही है केवल। केवल आप लोग सभी जानते होंगे कि केवल कैसा वर्ड होता है? केवल निगेटिव वर्ड होता है। जहां भी ऑप्शन में केवल वर्ड आ जाए तो जान लीजिए कि वो क्या है? निगेटिव वर्ड है। ऐसे ही आप एक कॉपी पेन से लिखते चलिए, निगेटिव का एक कॉलम बना लीजिए, पॉजिटिव का एक कॉलम बना लीजिए। इससे क्या होगा? बहुत हेल्प मिलेगा आप लोगों को। जैसे केवल है तो ये निगेटिव में लिख लीजिए कि हाँ केवल शब्द आए तो ये निगेटिव है, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, केवल शब्द क्या होता है? निगेटिव शब्द होता है। ये बातें क्वेश्चन आंसर करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बता दूं, 3-4 पॉइंट। जैसे कि बच्चे को कभी भी मारना डांटना नहीं है। ये ध्यान से सुनिएगा, ये बातें आप लोगों को एग्जाम में बहुत मदद करने वाली है। बच्चे को कभी भी मारना डांटना नहीं है। बच्चे को हमेशा अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है, बच्चे को भगवान मानना है। और कहीं भी क्वेश्चन में, पूरे पेपर में कहीं भी शिक्षक को आराम की बात आ जाए, शिक्षक को मतलब कि आपको लगे कि इसमें शिक्षक को आराम कह रहा है, तो जान लीजिए कि वो ऑप्शन गलत है, निगेटिव ऑप्शन है वो, ठीक है। और बच्चे को हतोत्साहित नहीं करना। ऐसे ये टैग वर्ड आप लोगों को आगे सब देखने को मिलेगा, बस देखते रहिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन करते हैं कि क्वेश्चन क्या है, इस पे क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन है, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? देखिए, नहीं शब्द पूछा है, यानी निगेटिव है, तो निगेटिव का लड़का क्या होता है? निगेटिव होता है, ठीक। निगेटिव का बेटा निगेटिव होता है। तो जो ऑप्शन निगेटिव रहेगा वही ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब वे कॉग्निटिव तरीके से रेडी होते हैं तभी वो सीखते हैं।
ये तो ऑप्शन सही हो गया। बच्चे अनेकों, यहां ध्यान दीजिएगा, अनेकों नहीं होता, अनेक होता है। तो बच्चे अनेक प्रकार से सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। एक ही प्रकार से नहीं सीखते हैं, बच्चे कई तरह से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे अपने आप से भी प्रेरित होते हैं, ठीक है, इसलिए वो सीखते हैं, बिल्कुल सही बात है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। देखिए केवल शब्द आ गया, निगेटिव वर्ड है, प्रश्न में भी क्या कह रहा है, निगेटिव पूछ रहा है, तो निगेटिव का लड़का क्या हो गया, निगेटिव हो गया। बच्चे केवल कक्षा में ही नहीं सीखते हैं, बच्चे घर पे भी सीखते हैं, बच्चे परिवार में भी सीखते हैं, बच्चे दोस्तों के साथ भी सीखते हैं, बच्चे कई जगह सीखते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, निगेटिव वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी पे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है, समावेशी शिक्षा से क्या अभिप्राय है, ऑप्शन पढ़िए। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही उपलब्ध करवाया जाए। देखिए यहां पे केवल वर्ड आ गया, तो केवल से हमको क्या जान लेना है कि ये ऑप्शन क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया, गलत हो गया। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में ही शिक्षा दी जाए। देखिए छात्रों को, कैसे भी छात्र हों, उनको कभी अलग नहीं करना है, उनको एक साथ रह के पढ़ाना है, ठीक है। इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। आगे सब आप लोगों को देखने को मिलेगा। तीसरा है सरकारी विद्यालयों में केवल, केवल आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बिना पढ़े, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्या कह रहा है, योग्यताओं से परे होकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए निष्क्रिय और सक्रिय, यानी कि एक्टिव और पैसिव, हमेशा ध्यान रखिएगा। एक्टिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और पैसिव क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी निष्क्रिय निगेटिव और सक्रिय पॉजिटिव। बच्चे को क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। बच्चे ही नहीं, शिक्षक को भी क्या होना चाहिए, सक्रिय होना चाहिए। तो ठीक है, जहां भी सक्रिय वर्ड है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, यानी पैसिव क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, ठीक है। हम यहां पे कुछ बता रहे हैं, आप सक्रिय होकर के सुन रहे हैं, तो ये क्या है, पॉजिटिव है। अगर वहीं आप मोबाइल चला दिए हैं और सो गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा, मतलब कि निगेटिव हो जाएगा। मतलब चला दिए हैं, केवल सुन नहीं रहे हैं, ये क्या है, निष्क्रिय है, ठीक। तो यहां से ध्यान रखिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक बाल केंद्रित शिक्षा में, बाल केंद्रित शिक्षा में क्या होनी चाहिए, ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षिका की कोई भूमिका नहीं होती है। ऐसे कैसे, शिक्षिका, ये शिक्षक की बहुत बड़ी भूमिका होती है, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। शिक्षिका की सक्रिय भूमिका होती है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय होते हैं। नहीं, शिक्षक और विद्यार्थी दोनों क्या होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए, ठीक है। तो यानी ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विद्यालयों की सक्रिय भूमिका होती है तथा शिक्षिका निष्क्रिय होती है। नहीं, ये भी गलत है। देखिए दोनों कहीं ना कहीं क्या होने चाहिए, सक्रिय होने चाहिए, चाहे वो अध्यापक हो चाहे वो छात्र हो, ठीक। तो 3 ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, यानी आंख बंद करके चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं, शिक्षिका व विद्यार्थियों दोनों की सक्रिय भूमिका होती है, ठीक। तो दोनों सक्रिय होते हैं, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मानकीकृत क्या होता है, स्टैंडर्डाइज क्या होता है, स्टैंडर्डाइज मतलब कि देखिए इसके बगल में ये भी लिखा हो सकता है, स्टैंडर्डाइज असेसमेंट लिखा हो सकता है, इस वर्ड से भी आता है। और कौन से वर्ड से आता है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट वर्ड से भी आता है, स्टैंडर्डाइज पेपर से भी आता है। तो ऐसे 3-4 शब्दों से ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्या होता है ये जान लीजिए कि यह क्या है, मानकीकृत, ये निगेटिव वर्ड है, ठीक। निगेटिव वाले ये रो में लिख लीजिएगा कि ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है।
एक सामाजिक संरचना कक्षा में कौन सी आकलन विधि अधिक उपयुक्त रहेगी, कौन सी विधि अधिक प्रभावी रहेगी, उपयुक्त रहेगी, सही रहेगी, ये पूछ रहा है यहाँ पे। ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला है सहयोगी प्रायोजित कार्य, बिल्कुल सही बात है, सहयोगी प्रायोजित कार्य, ठीक है। और दूसरा पढ़ते हैं एक शब्दोत्तर वाले यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न वाले, ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। मानक परीक्षण स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, ये क्या देखिए नेगेटिव वर्ड आ गया, तो हम ये क्वेश्चन में पॉजिटिव पूछा हुआ है, तो ये थर्ड नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चौथा क्या है मात्र, मात्र आ गया, मात्र मतलब केवल, मात्र स्मरण, स्मरण क्या होता है, निगेटिव वर्ड होता है, तो इसीलिए ऑप्शन ये भी गलत हो गया। 2, 3, 4 गलत हो गया, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस क्लास का केवल यही उद्देश्य है कि केवल आप यहां पे ऑप्शन एलिमिनेट करना जान जाएं, बस इतना जान जाएं कि कौन सा वर्ड निगेटिव होता है और कौन सा वर्ड पॉजिटिव होता है। बस मेरे ये क्लास लाने का मेरा यही एकमात्र उद्देश्य है कि आप ये निगेटिव और पॉजिटिव पहचानना जान जाए, ताकि अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तो ऑप्शन आसानी से एलिमिनेट कर लें। बस एकमात्र यही मेरा उद्देश्य है इस क्लास को लाने का, ठीक है। देखिए दंड सजा भय, बच्चे को क्या है, दंड नहीं देना है, दंड क्या है, निगेटिव वर्ड है, दंड सजा भय पनिशमेंट फियर, ये क्या होता है, निगेटिव वर्ड है। जहां भी यह शब्द आए, जिस भी ऑप्शन में यह शब्द आए, तो वो क्या होता है, निगेटिव होता है। तो यहां से ये ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, दंड क्या है, निगेटिव है, ठीक है। और पुरस्कार भी क्या होता है, पुरस्कार और दंड लिखा रहता है ना, तो ये भी कहीं ना कहीं क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को एक प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी, यानी किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए, किसी भी समस्या को हल करने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित करेगी, वही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर 1 देखिएगा क्या कह रहा है, प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देना। तो पुरस्कार क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो इसलिए ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। केवल आ गया, देखिए ऑप्शन नंबर 2 में केवल आ गया, पूरा पढ़ना ही नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। गलत उत्तरों को अस्वीकार करके दंडित करना, दंड देना क्या है, निगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो यहां से ये भी गलत हो जाएगा। आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। पढ़ते हैं क्या कह रहा है, बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके, बच्चे को हमेशा क्या करना है कि प्रोत्साहित करना है, ठीक है। तो ये क्या है, प्रोत्साहित शब्द क्या है हमारा, पॉजिटिव है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। देखिए शिक्षक को छोटे क्लासों में, प्राइमरी के आप लोग टीचर बनेंगे, तो छोटे क्लासों में कभी भी व्याख्यान नहीं देना है, व्याख्या नहीं करना है, परिभाषा नहीं देना है, बच्चे को कभी रटवाना नहीं है, समझ पे आधारित सब कुछ करना है, ठीक है। तो व्याख्या हमारा क्या है, यहाँ पे निगेटिव वर्ड, लेक्चर नहीं देना है, डिफिनेशन नहीं देना है, ठीक। उसको ज्यादा से ज्यादा समझाना है, रटने पर बल नहीं देना है, ठीक। ये पहले की तरीके नहीं है, हम लोगों के समय क्या होता था, बच्चे जी मास्टर जी क्या होते थे, रटवाते थे, और नहीं आता था तो दंड देते थे, डेस्टर से इस पे मारते थे इस पे मारते थे मास्टर जी, ठीक है। लेकिन अब क्या है, बच्चों को मारना ही नहीं है, ठीक, उनको बहुत ही प्यार से ट्रीट करना है, ठीक है। आइए पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों में खोजी अधिगम को सुसाध्य करना चाहती है।
यानी वो चाहती है कि बच्चा खोजपूर्ण तरीके से सीखे, किसी भी चीज को सीखे। इसके लिए उस अध्यापिका को क्या करना चाहिए? यानी अध्यापिका चाह रही है कि अगर हम कह रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं कि 5 फलों के नाम लिख कर आओ, तो बच्चा अपने घर के अगल बगल जो फल मतलब पेड़ लगे हैं, फलों के पेड़ लगे हैं, तो उनको देख करके वो लिख करके आए। खोज विधि से चाहती है उसको सिखाना। तो ऑप्शन देखिए क्या कह रहा है, व्याख्यान विधि। व्याख्यान आ गया, पढ़िए ही नहीं आगे। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? निगेटिव है, काट दीजिए। दूसरे ऑप्शन में केवल आ गया, निगेटिव वर्ड है, काट दीजिए। ऑप्शन 2 क्या हो गया? खत्म हो गया। ऑप्शन 3 है आवश्यकतापूर्ण मार्गदर्शन के साथ स्वनिर्देशित प्रयोग को सुसाध्य करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। जहां बच्चे को आवश्यकता है वहां उसको मार्गदर्शन दीजिए। जो चीजें नहीं आ रहा है उसको जाकर के बताइए जहां पे वो फंस रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? सही है। ऑप्शन नंबर 4 क्या कह रहा है? विद्यार्थियों को बिना किसी मार्गदर्शन के खुद काम करने देना चाहिए। अगर बच्चा फंस गया तो वो कहां से पूछेगा, कहां से उसको जानकारी मिलेगी? तो इसीलिए मार्गदर्शन बहुत ही जरूरी है बच्चों में। ठीक है, जहां वो क्वेश्चन फंस जा रहा है, जहां वो नहीं कर पा रहे हैं, वहां क्या है? मार्गदर्शन काम करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। देखिए आ गया, बच्चे को कभी भी रटवाना नहीं है, रटने पे बल नहीं देना है। देखिए बेसिकली क्या है कि शिक्षण क्या है? शिक्षण को हम कहीं से किसी भी किताब से पढ़ नहीं सकते। शिक्षण क्या है? अगर आप एनसीएफ 2005 एनईपी पढ़े हैं तो ये उसी का निचोड़ होता है। यह सब पूरे अगर बारीकी से अगर आप लोग पढ़े हैं तो यही उसमें निचोड़ होता है कि क्या उसमें करना है, क्या नहीं करना है। ये सारी बातें उसमें दी हुई हैं, उसी को उठा करके शिक्षण वाले प्रश्नों में यह दे देता है। यही क्या हो जाता है? पेडागोजी हो जाता है। तो ऐसे प्रश्नों में जितने भी ये निगेटिव और पॉजिटिव शब्द यहाँ पे बताए जा रहे हैं उसको ध्यान रखिएगा। बस केवल सुन लीजिए, यह निश्चित ही बहुत ही मदद करने वाला। बस केवल सुन लीजिए, कुछ भी नहीं करना है, आप लोगों को केवल सुनना है। और अगर नोट करने की बात है तो एक पेज पे, केवल एक पेज पे, अगर मैं रटना कह रहा हूं तो रटना क्या है? निगेटिव है तो निगेटिव वाले लाइन में लिख लीजिए। केवल लिख लीजिए, बाकी कुछ नहीं करना है आप लोगों को। केवल ध्यान से बस सुन लीजिएगा। निश्चित ही यह बहुत मदद करने वाला है यह क्लास आप लोगों के लिए। ठीक है, रटना निगेटिव है, समझाना क्या है? पॉजिटिव है। यानी अंडरस्टैंड पर ध्यान देना है, बच्चे को समझाना है, रटवाना बिल्कुल भी नहीं है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए, विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए शिक्षिका को निम्नलिखित से किस पर ध्यान देना चाहिए? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं कि किस पर उसको ध्यान देना चाहिए। परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना, देखिए भय शब्द आ गया। डराना धमकाना तो बिल्कुल भी नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है? रट कर। रटना क्या है? निगेटिव है। क्वेश्चन कहीं भी नहीं आया, मतलब निगेटिव नहीं पूछा है, तो इसीलिए ऑप्शन 2 भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है? निष्क्रिय। देखिए सक्रिय रहना है, निष्क्रिय कभी नहीं रहना है। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना, ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। जहां भी ये वर्ड देखिए वो ऑप्शन वैसे ही इलिमिनेट कर दीजिए। नहीं क्वेश्चन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप ऑप्शन पढ़िए, लेकिन हाँ क्वेश्चन और ऑप्शन जरूर पढ़िए। बिना पढ़े आंसर देना मूर्खता है। अगर समय है तो ऑप्शन जरूर पढ़िए। पूरा ऑप्शन पढ़ा जाता है, थोड़ा भी जल्दीबाजी नहीं। ये नहीं एक ऑप्शन पढ़ा, ये अच्छा लगा ऑप्शन तो इसको टिक कर दिया, पूरा ऑप्शन पढ़ा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 क्या है? बच्चों के पूर्व ज्ञान से संबंध जोड़ना। जब आप टीचिंग कर रहे होंगे तो जब प्रस्तावना निकालने को होता है तो बच्चे को क्या होता है? पूर्व ज्ञान से जोड़ा जाता है, तब जाके उस लेसन पे आया जाता है। तो ये क्या है? बिल्कुल ही सटीक आंसर है, सही आंसर है। इसीलिए ऑप्शन
क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कीवर्ड हो गया। आइए इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ को सुसाध्य करने हेतु एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ये देखिए पूछ रहा है संकल्पनात्मक समझ को यानी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करनी चाहिए, यही बात उसमें पूछ रहा है। ऑप्शन आइए पढ़ते हैं कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन है छात्रों को केवल आ गया, काट दीजिए, मत पढ़िए, पूरा ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। हम इस क्लास में केवल वर्ड पढ़ना है, टैग वर्ड पढ़ना है, तो उसी पर ध्यान दीजिए, काट दीजिए। संकल्पों के वार्तालाप उदाहरण और गैर उदाहरण को सम्मिलित नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। अगर हम मान लीजिए कि पढ़ा रहे हैं क ख ग घ पढ़ा रहे हैं तो उसमें क ख ग घ से संबंधित उदाहरण दें। अगर हम ये थार्नडाइक का बिल्ली पढ़ा रहे हैं तो थार्नडाइक के बिल्ली से संबंधित उदाहरण दें। पावलोव के कुत्ते के बारे में क्यों हम उदाहरण देने जाएं। तो यहाँ पे क्या है, जो हम पढ़ा रहे हैं उसी से आधारित उदाहरण दें, उसके परे उदाहरण न दें। तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि जो प्रस्तुत किया गया है और जो पहले से ही ज्ञात है उन दोनों में संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने चाहिए। बिल्कुल, जो पहले से ज्ञात है और जो प्रस्तुत किया जा रहा है उन दोनों में संबंध स्थापित, यानी बालक को आम मालूम है तो आम के पेड़ के बारे में हम उसको बता सकते हैं। पेड़ उसको मालूम है तो हम उसको बागीचे के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो उसमें संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। ठीक, तो यहां से ये ऑप्शन क्या है, सही है। लेकिन चौथा भी पढ़ते हैं, अध्यापन की व्याख्यान। देखिए व्याख्यान आ गया तो ये क्या है, व्याख्यान क्या है, निगेटिव है। तो ऑप्शन डी 4 हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ ये देखते हैं ड्रिल और प्रैक्टिस। ड्रिल और प्रैक्टिस क्या होता है, यानी वेधन और अभ्यास क्या होता है। वेधन और अभ्यास क्या है, निगेटिव वर्ड है। कैसे निगेटिव वर्ड है कि बच्चे को केवल एक ही चीज का अभ्यास कराया जा रहा है। ध्यान से सुनिएगा, बच्चे को केवल एक ही चीज का अभ्यास कराया जा रहा है, सुबह दोपहर शाम लगातार, चाहे वो कोई भी दिन हो। 2 का पहाड़ा उसको क्या है, दे दिया गया है और वही कहा जा रहा है कि इसका अभ्यास करिए आप। तो ये कहीं ना कहीं क्या है, रटने को बल दे रहा है, रटने पर बल दे रहा है। ये 2 का पहाड़ा बच्चे से कह दिया गया, 2 का पहाड़ा लिखिए, सुबह लिखिए, दोपहर लिखिए, शाम लिखिए, कल लिखिए, परसों लिखिए, नरसों तरसों सब लिखिए। तो ये क्या है, उसमें क्या आएगा, रटने की प्रवृत्ति आएगी कि क्या केवल हमको 2 ही का पहाड़ा लिखना है और केवल 2 ही के पहाड़े को हमको ध्यान देना है। तो ये कहीं ना कहीं रटने पर बल दे रहा है। तो ये क्या है, ये अभ्यास, ऐसा अभ्यास क्या कहलाता है, प्रैक्टिस। निगेटिव वर्ड है, निगेटिव देख लीजिएगा। क्वेश्चन देखिए इस पे कैसे क्या कहता है कि बच्चों के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है। ठीक, किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, दंड का प्रयोग, गलत हो जाएगा, दंड दे दिया, दंड क्या है, निगेटिव वर्ड है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरा है बहु, यानी विभिन्न उदाहरण देकर, बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है। और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए, देखिए बच्चों को कभी भी वो अपना तर्क दे रहे हैं तो उसको हतोत्साहित मत करिए, प्रोत्साहित कीजिए। ठीक है, इससे क्या है, ये उनके तर्क खोजने, ये तर्क खोजना क्या है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। तो यहां बिना पढ़े ऑप्शन नंबर 2 को हम सही कर सकते हैं, लेकिन आगे पढ़ लेते हैं। बच्चों को सही संप्रत्यय का रट्टा क्या है, रटने पर बल नहीं देना है, गलत हो गया ऑप्शन 3। बारंबार वेधन और अभ्यास, देखिए
वेधन यानी ड्रिल और प्रैक्टिस क्या है, निगेटिव है, तो ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, देखिए शिक्षा क्या है, शिक्षा केवल और केवल प्राइमरी लेवल पर बाल केंद्रित होना चाहिए, उसके अलावा चाहे कोई भी केंद्रित हो। शिक्षा प्राइमरी लेवल पर केवल बाल केंद्रित होना चाहिए, उसके अलावा चाहे कोई भी केंद्रित हो, जैसे शिक्षक केंद्रित कह दिया, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कह दिया, तो ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। केवल बाल केंद्रित ही शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां से ये ध्यान दीजिएगा कि बाल केंद्रित क्या है, पॉजिटिव है, और अन्य कोई भी केंद्रित कह दे, शिक्षक केंद्रित कह दे, अध्यापक केंद्रित कह दे, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कह दे, तो ये क्या है, निगेटिव वर्ड है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, राशि ने बच्चों की अवधारणाओं के प्रति समझ का आकलन करने के लिए एक नई विधि का प्रयोग किया। एक कोई शिक्षक है राशि नाम की, तो बच्चों को अवधारणाओं के प्रति समझ के आकलन का प्रयोग करने के लिए नई विधि का इसने प्रयोग किया। ठीक है, उसने बच्चों से कहा कि वे एक उत्तर के लिए जितना संभव हो अधिक से अधिक प्रश्न बनाएं। एक उत्तर के लिए जितना अधिक से अधिक प्रश्न बना सकते हैं, इसको उसने कहा है। तो आइए देखते हैं, शिक्षण उपागम का यह शिक्षण अधिगम का यह उपागम होगा। कैसा उपागम होगा, ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन को करते हैं। बाल केंद्रित, आगे पढ़ना ही नहीं है, आंख बंद करके बाल केंद्रित आ गया। क्वेश्चन में कहीं भी हमारा क्या है, निगेटिव नहीं दिया है, तो इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं, पाठ्य पुस्तक केंद्रित गलत हो गया। बच्चे को कभी उपदेश नहीं देना है, ज्ञान नहीं देना है। ठीक है, ज्ञान का मतलब ज्ञान वही वाला ज्ञान। ठीक है, कभी भी उपदेश नहीं देना है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। रटने पर बल नहीं देना है, कंठस्थीकरण यानी रटने पर बल नहीं देना है, तो बिना पढ़े हमारा क्या हो गया, बाल केंद्रित क्या है, सही हो गया। देखिए आ गया हतोत्साहित और प्रोत्साहित। हतोत्साहित की जगह निरुत्साहित भी लिखा रह सकता है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कि ये क्या है, हतोत्साहित क्या है, निगेटिव वर्ड है, और प्रोत्साहित क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। हमेशा बच्चों को प्रोत्साहन देना है। ठीक, कभी भी बच्चों को डिस्करेज नहीं करना है, यानी हतोत्साहित नहीं करना है कि तुम ऐसा कर ही नहीं सकते हो, तुम्हारे मान का है ही नहीं, सी-टेट पास करना तुम्हारे मान का है ही नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा। बच्चा कोई अगर 1-2 नंबर से रुक भी रहा है, तो उसको प्रोत्साहित कीजिए कि नहीं तुम्हारा हो जाएगा, 1 ही नंबर ना है, इस बार प्रयास करो, और तुम्हारा 1 नंबर से नहीं बहुत ज्यादा नंबर 130 प्लस आएगा, इस बार प्रोत्साहन देना है। ठीक है, तो आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा पूछ रहा है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक शिक्षिका को अपने बच्चों के अपने आप बात करने यानी व्यक्तिगत वाक को क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। देखिए लेओ वाइगोत्स्की भी पर्सनल स्पीच से बच्चा अपने आप क्या करता है, सेल्फ रेगुलेट होता है। लेओ वाइगोत्स्की ये कहते हैं कि बच्चा अपने आप से बात करता है। आप भी लोग अगर अकेले होते हैं तो अपने आप से बात करते हैं कि सी-टेट पास हो जाएगा, ये हो जाएगा, भर्ती आएगी, नौकरी मिल जाएगी, शादी कर लेंगे, यहाँ लेके जाएंगे, वहाँ लेके जाएंगे, जहाँ पोस्टिंग लेंगे वहाँ पोस्टिंग लेंगे। अपने आप से बात करते हैं कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा। तो ऐसे क्या होता है, बच्चे भी अपने आप से बात करते हैं। तो वही कह रहा है कि बच्चे अगर अपने आप से बात करते हैं तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, उसको कभी हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। कि लेओ वाइगोत्स्की भी कहते हैं, ठीक है, कि सेल्फ रेगुलेट होते हैं बच्चे इससे। ठीक, तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है।
कि उसे हतोत्साहित करना चाहिए। इतना ही पढ़िए। ऑप्शन नंबर ए क्या है, गलत कर दीजिए। ठीक, दूसरा है उसे हतोत्साहित करना चाहिए। ये भी देखिए, आगे पढ़िए नहीं, क्योंकि कुछ पढ़िए ही नहीं। ऑप्शन क्या है, इलिमिनेट कर दीजिए। ठीक, तीसरा है उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे स्व नियमन सुसाधित होता है। तो यहां क्या है, ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर डी में भी प्रोत्साहित दिया है। आइए देखते हैं वो क्या कह रहा है। उसे प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। देखिए, यहां फिर शिक्षक की बात आ गई, तो शिक्षक के बारे में एक बात जान लीजिए कि शिक्षक को कभी भी आराम नहीं देना है, जिम्मेदारी से कभी भी उसको मुक्ति नहीं दिलाना है। हमेशा जैसे एक पिता अपने बच्चे के प्रति जिम्मेदार रहता है हर एक चीज को लेकर के, वैसे ही प्राइमरी में एक शिक्षक क्या होता है, बच्चे के प्रति जिम्मेदार होता है। किसी भी सिचुएशन में शिक्षक की जिम्मेदारी कभी भी बच्चे से हटती नहीं है। ठीक है, तो जिम्मेदारी शिक्षक से हटेगी नहीं। शिक्षक को कहीं भी अगर आराम देने की बात आ रही है, जिम्मेदारी से हटने की बात आ रही है, तो ये जान लीजिए कि ये क्या है, निगेटिव है। ऑप्शन ऐसे ही इसको कट कर दीजिए। तो चौथा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसी पर एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अर्थ पूर्ण ढंग से किस प्रकार ध्यान में रख सकती है। आइए ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। यह स्वीकार करके कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। बिल्कुल ही सही बात है। यही स्वीकार कर ले कि भिन्नताओं का अर्थ अभाव नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आगे ऑप्शन पढ़िए जरूर। अकादमिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों का नामांकन व पृथक्करण। देखिए, नामांकन और पृथक्करण ये भी क्या है, निगेटिव वर्ड है। आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। नामांकन और पृथक्करण ये निगेटिव वर्ड है। ठीक है, मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि बच्चे का इस बेस पे नामांकन नहीं होना चाहिए कि ये अमीर है, ये इस क्लास में पढ़ेंगे, ये गरीब है, ये इस क्लास में पढ़ेगा, ये गोरा है, ये इधर पढ़ेगा, ये काला है, ये इधर पढ़ेगा, ये बड़े घर का है, ये इधर पढ़ेगा, ये छोटे घर का है, ये इधर पढ़ेगा। इस बेस पे नामांकन नहीं होना चाहिए। इस बेस पे पृथक्करण मतलब अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो यहां से ऑप्शन ये भी गलत हो गया। तीसरा है शारीरिक व दृष्टि से दिव्यांग बच्चों को उनके लिए प्रस्तावित विशेष। देखिए, विशेष कभी भी, चाहे वो दिव्यांग बच्चा हो चाहे वो साधारण बच्चा हो, कभी भी उसको अलग करके नहीं पढ़ाना है। ठीक है, उनको सब एक साथ रह के पढ़ाना है। ठीक, कक्षा में एकल संस्कृति को प्रोत्साहित करके। देखिए, बच्चा अलग अलग परिवेश से आता है। बच्चा कभी भी खाली नहीं आता है। वो क्या अपने साथ लेकर के आता है, वो अपने साथ मातृभाषा लेकर के आता है। बच्चे अगर कई एरिया से हैं, कोई तमिल बोल रहा है, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई संस्कृत वाला है, कोई हिंदी वाला है, कोई अंग्रेजी वाला है, तो इसको, कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, तो एक संस्कृति पर बल नहीं देना है। यानी अगर शिक्षक हिंदू है तो केवल हिंदू को बल नहीं देना है, एक संस्कृति को प्रोत्साहित नहीं करना, बल्कि यहां पे क्या हो जाएगा, बहुत संस्कृति को प्रोत्साहित करना है। यानी क्लास में अगर मुस्लिम बच्चा भी है तो उसको भी प्रोत्साहित करना है, सिख बच्चा भी है तो उसको भी प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो एक संस्कृति को बढ़ावा नहीं देना है। तो इसलिए ऑप्शन डी भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समालोचनात्मक चिंतन। समालोचनात्मक चिंतन क्या होता है, यानी क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग से क्या समझते हैं कि बच्चे को अगर हम कह दिए कि ये टोटी बंद कर लो, पानी वेस्ट ना करो, एक जो साधारण बच्चा होगा वो जाके केवल टोटी बंद कर देगा, पानी वेस्ट नहीं करेगा। लेकिन जो इस तरह के बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, मतलब कि जो इस पे प्रश्न उत्तर करते हैं कि क्यों हमको टोटी बंद करना चाहिए, क्यों पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, इससे क्या हो जाएगा, क्यों हमको ऐसा करना चाहिए, क्यों आपने ऐसा किया, इस पे अगर प्रश्न करने लगे तो वही क्या है, समालोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है,
क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है कि इस तरह से वो सोच पा रहा है, यानी बच्चा अपने दिमाग का यूज करने लगा, गलत सही का निर्णय लेने लगा। तो ये सब क्या कहलाता है? क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एनसीएफ 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि कक्षा अधिगम को पाठ्य पुस्तकों तक सीमित करने के बजाय अधिगम और शिक्षा, आगे ऑप्शन पढ़ के मालूम होगा कि मतलब केवल शिक्षा को पाठ्य पुस्तक तक नहीं केंद्रित करना है। आगे पढ़िए ऑप्शन की, देखिए क्या कह रहा है कि तथ्यों और ज्ञान के कंठस्थीकरण, देखिए कंठस्थीकरण मतलब रटने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? गलत है, काट दीजिए। प्रत्येक 3 माह के बाद विद्यार्थियों की विषय वस्तु को बढ़ा देना, ऐसा कौन सा नियम आ गया कि 3 महीना पढ़ाइए उसके बाद से उसके विषय वस्तु को बढ़ा दीजिए? तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। खोजबीन और समालोचनात्मक चिंतन के विकास पर केंद्रित होनी चाहिए, बिल्कुल क्या है? ये सही आंसर है, यानी खोज विधि पर आधारित होना चाहिए। वही वाला उदाहरण देखिए कि 5 फलों के नाम लिख करके आओ, बच्चा घर आएगा, उसके अगल बगल जितने भी फल लगे होंगे, पेड़ लगे होंगे, तो वहां से वो कर लेगा। ठीक है, तो समालोचनात्मक चिंतन क्या है? ये क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव वर्ड है, तो इसको यहां से देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षाओं के लिए सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। देखिए बच्चे को कभी भी इसके लिए नहीं पढ़ाना, नौकरी के लिए नहीं पढ़ाना है, परीक्षा पास करने के लिए नहीं पढ़ाना, इन सब के लिए नहीं पढ़ाना। ठीक है, तो ऐसा जहां भी दिखे तो ये क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ये सब जितनी भी बातें निगेटिव और पॉजिटिव कही जा रही हैं, इसको बस ध्यान से सुनते रहिएगा, बस केवल ध्यान से सुन लीजिएगा, निश्चित ही बहुत ही आप लोगों के लिए कारगर सिद्ध होने वाली है। ठीक है, तो समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग क्या है? पॉजिटिव वर्ड है। कलन विधि, कलन विधि निगेटिव वर्ड होता है, यानी रिपीटेशन को ये भी बढ़ावा देता है। जैसे कि ड्रिल और प्रैक्टिस क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है, वैसे ही कलन विधि क्या है? रिपीटेशन को बढ़ावा देता है। तो कलन विधि क्या है? ये मतलब मैथ में ज्यादातर यूज किया जाता है। जो मैथ वाली मेरी पेडागोजी की वो क्लास आई थी, उसमें मैंने कलन विधि को पूरा डिटेल से बताया था। ठीक है, तो बस ध्यान रखिए कि कलन विधि क्या है? निगेटिव वर्ड है, जहां भी कलन विधि का प्रयोग आए तो वो निगेटिव होता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक गणित की कक्षा का अति उपयुक्त उदाहरण है? आइए ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाकर कलन विधि का उपयोग से समस्या को हल करने में उसकी सहायता कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे कलन विधि आ गया, मतलब क्या कह रहा है कि बच्चा अपने आप से अगर कोई प्रश्न कर रहा है तो उसके पास जाकर के ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा, अभी वो लगा ही रहा है, तभी हम उसके पास जाकर के कह दें कि नहीं इसका आंसर तो ये होगा, तो भाई उसको करने दीजिए, उसको करने का मौका दीजिए। ठीक है, तो यहाँ कलन विधि क्या है? ध्यान रखिएगा, निगेटिव वर्ड होता है। जहां भी कलन विधि आए निगेटिव है, ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं। दूसरा है, शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल कर रहा है। देखिए शिक्षक श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल कर रहा है, ये भी क्या है? गलत हो जाएगा। ठीक, ये रचनात्मक गणित की कक्षा नहीं है। ठीक, एक है ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है? एक समस्या के समाधान को खोजते समय विद्यार्थी अन्वेषण में व्यस्त है। बिल्कुल ही क्या है? सही आंसर है यह। गणित यही है, गणित क्या है? चिंतन का विषय है। ठीक है, गणित चिंतन का विषय है, अन्वेषण का विषय है गणित। जितना ही चिंतन करेंगे उतना ही हमको उसमें और अंदर घुसने का मौका मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा हम उसमें सीख पाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखें कि गणित क्या है? चिंतन का विषय है, अन्वेषण का विषय है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या है? राइट आंसर हो जाएगा। चौथा भी पढ़िए, विद्यार्थी सामूहिक रूप से पहाड़ों को एक लय में गा रहे हैं। ये हम लोग जब छोटे थे तब ऐसा कराया जाता था, अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा।
देखिए यहाँ जो पीछे क्वेश्चन में आया था पृथक्करण और नामांकन, तो पृथक्करण और नामांकन क्या है, ये निगेटिव वर्ड है, ठीक है। पृथक्करण और नामांकन निगेटिव वर्ड है। जहां भी पृथक्करण यानी अलग नहीं करके पढ़ाना है, अलग अलग बेस पे उसका नामांकन नहीं करना, गरीब अमीर गोरा काला, इस बेस पे ये मतलब कि नामांकन नहीं करना है। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा समावेश का नियम है। ऑप्शन नंबर ए है विभेदन यानी भेदभाव करके, बिल्कुल ही नहीं है, गलत हो जाएगा। मानकीकृत अनुदेशन, मानकीकृत, देखिए स्टैंडर्डाइज इंस्ट्रक्शन, स्टैंडर्डाइज क्या था, निगेटिव था, तो इसीलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है व्यक्तिगत विभिन्नताओं को स्वीकार करना, बिल्कुल ही व्यक्तिगत विभिन्नताओं को क्या है, स्वीकार करना चाहिए। बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है, हर बच्चे एक जैसे नहीं होते, तो इसको स्वीकार करना चाहिए। तो इसीलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन क्या है, पृथक्करण और नामांकन करना, पृथक्करण के बेस पे नामांकन करना ही नहीं है, ठीक है, मतलब अलग अलग करना ही नहीं है बच्चों को हमेशा एक साथ रह के सिखाना है, पढ़ाना है, बताना है, ठीक है। यानी ऑप्शन 4 गलत हो जाएगा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, ये एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, समावेशी शिक्षा में किसी आवश्यकता है, समावेशी शिक्षा में आवश्यकता है, कैसी आवश्यकता है भाई। देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सीखने का अनुकूल माहौल होना चाहिए, बिल्कुल ही सही बात है, सीखने का अनुकूल माहौल होना चाहिए, यानी क्लास क्या है, लोकतांत्रिक होना चाहिए, प्रजातांत्रिक नहीं होना चाहिए, बच्चे को डरा धमका के नहीं रखना है क्लास में, ठीक है। तो इसीलिए ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। विद्यार्थियों का नामीकरण, देखिए नामीकरण आ गया, तो इसलिए ये क्या है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 है विद्यार्थियों का अलगाव, अलगाव करना ही नहीं है, तो ऑप्शन 3 हमारा क्या है, गलत आंसर है। रूढ़िवादियों को मजबूत बताना, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। संवेदनशील, बच्चे को क्या है, सेंसिटिव बनाना है, हमेशा बच्चे को सेंसिटिव बनाना है। सेंसिटिव क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, इसको ध्यान दीजिएगा, सेंसिटिव क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। यहां से ध्यान दीजिएगा कि सेंसिटिव क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। सेंसिटिव पे एक कहानी याद आ गया कि मतलब कि जो टाटा जी हैं उनके जन्मदिन पे, जो इस बार उनका जन्मदिन मनाया गया, एक देखे होंगे वीडियो वायरल हो रहा था, उनके साथ एक बच्चा था, तो वो बच्चा कौन था, जो उनके बर्थडे के दिन था, एक ही बच्चा था, वो बच्चा कौन था, तो इसी से संबंधित वो कहानी है। क्या कहानी है, वो बच्चा कौन है, एक बार वो क्या होता है, रात में एक कुत्ते को एक्सीडेंट से बचाता है, उस कुत्ते को बचा लेता है एक्सीडेंट से, तो वही उसके दिमाग में यह होता है कि क्या करें कि जानवरों का रात में एक्सीडेंट ना हो। सड़क पे चलते समय गाड़ियां क्या होती हैं, रात में जानवरों को मार देती हैं, दिखती है नहीं लाइट के उजाले में, तो वो क्या है, जानवर क्या है, कुचल जाते हैं और वो मर जाते हैं। तो उसी बच्चे ने यह सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि बच्चे जानवर इससे मरे नहीं, तो उसने एक ऐसे पट्टे का निर्माण किया जिसमें मतलब दूर से देखने पर थोड़ा भी लाइट पड़ता था तो वो पट्टा चमक जाता था। इससे क्या हो गया कि कुत्तों के, जानवरों के गले में वो पट्टा पड़ जाता था, जिससे अब क्या है, गाड़ियों का उस पर लाइट जाता है तो वो चमक जाता है, इससे चलाने वाले को हाँ ज्ञात हो जाता है कि कुछ ना कुछ वहां पे है, तो वो अपनी गाड़ियों को धीरा कर लेते हैं। यही बात टाटा जी को पता चली, ठीक है। तो यही बात पता चली तो उन्होंने उस लड़के को फोन करके अपने साथ बुलाया और अपने साथ उन्होंने कहा कि मेरे साथ काम करोगे, तो वो वही बच्चा है, वह उनके कंपनी में आज वो मैनेजर है। तो इसीलिए संवेदनशील बनना चाहिए, किसी के भी प्रति संवेदनशील बनना चाहिए।
बच्चे को ये सिखाना चाहिए, अगर बच्चा एक पेड़ का संरक्षण कर रहा है तो निश्चित ही वह आगे चल करके एक बागीचे का संरक्षण करेगा, एक जंगल का संरक्षण करेगा, यानी अनेक पेड़ों का संरक्षण करेगा। बच्चा अगर अपने घर में एक कुत्ते को अगर पाल रहा है तो निश्चित ही जब संवेदनशील बनेगा तो जानवरों पर रहम करेगा, और संवेदनशील वाला बच्चा निश्चित ही एक ना एक दिन देश के काम जरूर आता है। तो बच्चे को हमेशा संवेदनशील बनाना है। ठीक, यहां से इसको ध्यान दीजिएगा। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है। भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। देखिए वही बात हो गई कि क्यों सिखा रहे हैं, ये बात पूछता है कि संवेदनशील बनना आप हमें क्यों सिखा रहे हैं। ठीक है, तो आइए ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है, हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक व्यक्ति अलग है, ये भी सही बात है। समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। बिल्कुल ही सही बात है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आगे भी पढ़ लीजिए कि हर समय अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, उनमें से कुछ दिव्यांग है, समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होनी चाहिए। देखिए दिव्यांग शब्द आ गया तो ये क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, 17 का सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहां पे दिया है समेटिव और फॉर्मेटिव। समेटिव और फॉर्मेटिव क्या होता है, इसको समझिएगा। समेटिव हमारा क्या है, निगेटिव वर्ड है, वहीं फॉर्मेटिव क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। इसको ऐसे भी देता है, समेटिव असेसमेंट यहाँ पे दिया है और फॉर्मेटिव असेसमेंट दिया है ना, तो इसको ऐसे भी दे देता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी टीचिंग लर्निंग के बाद जो बताया जाए वो क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग है। और टीचिंग लर्निंग के दौरान जो बताया जाए वो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। उसको एक और तरीके से देता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग। अगर फॉर आ गया तो टीचिंग लर्निंग के दौरान, और ऑफ आ गया तो टीचिंग लर्निंग के बाद। इसको यहां से पृथक्करण कर लीजिएगा। हालांकि मैंने पीछे जो मैराथन कराई है तो उसमें मैं इसको डिटेल से बता चुका हूं, लेकिन फिर भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड की बात है, टैग वर्ड कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। तो यहां से इसको ध्यान दीजिएगा कि समेटिव असेसमेंट की बात करें या फिर असेसमेंट ऑफ लर्निंग की बात करें तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। यानी अगर आप क्लास में शिक्षक से पढ़ रहे हैं, उसी दौरान आपका डाउट है, उसी दौरान आपका डाउट क्लियर हो जा रहा है तो ये अच्छी बात है। बाद में क्लियर हो रहा है, पता नहीं बाद में हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, तो ये क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक, तो यहां से इसको ध्यान रखिएगा कि टीचिंग लर्निंग के दौरान जो होता है वो पॉजिटिव होता है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि एक शिक्षक 1 महीने की अवधि के अंतराल में विद्यार्थियों को निबंध लेखन के लिए कई ड्राफ्ट लिखने के लिए सहयोग देता है। यदि शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के सभी ड्राफ्ट को ध्यान में रखता है और उन सभी ड्राफ्ट पर काम करने की प्रक्रिया को भी मान्यता देता है तो इस प्रकार का मूल्यांकन को क्या कहेंगे। समेटिव कहेंगे यानी योगात्मक कहेंगे, गलत हो जाएगा। मानक संदर्भित कहेंगे, नॉर्म रेफरेंस, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। रचनात्मक, इसको क्या कहेंगे, रचनात्मक यानी फॉर्मेटिव कहेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेटिव रचनात्मक क्या है, हमारा पॉजिटिव वर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समेटिव यानी योगात्मक क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो ये गलत हो जाएगा। मानकीकृत स्टैंडर्डाइज, ये भी निगेटिव वर्ड है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है।
क्वेश्चन नंबर 19 है तुलना। देखिए किसी भी बच्चे का कोई भी बच्चा इक्वल नहीं होता है, इसीलिए हमें बच्चे का कंपैरिजन नहीं कराना है। किसी के कम ज्यादा क्षमता वाला हो सकता है कोई बच्चा ज्यादा क्षमता वाला हो सकता है, ठीक है। तो उससे हमको कंपैरिजन नहीं कराना है। कंपैरिजन यानी तुलना शब्द क्या है, निगेटिव वर्ड है, तो इसको यहां से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए। मूल्यांकन का केंद्र क्या होना चाहिए, आइए पढ़ते हैं क्या होना चाहिए। अधिगमकर्ता क्या नहीं कर सकता इसका चित्र नहीं। हम बच्चे क्या नहीं कर सकते हैं, बच्चे सब कुछ कर सकते हैं, इस बेस पे उसको उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। बच्चे को अगर सही से मार्गदर्शन दिया जाए, सही से बताया जाए, सही से पढ़ाया जाए, सही से सिखाया जाए, तो एक बच्चा ही अब्दुल कलाम बन जाता है, और एक बच्चा ही अगर उसको गलत परिवेश में रखा जाए तो वही क्या हो जाता है, आफ्ताब बन जाता है, ठीक। तो ये बच्चे के परिवेश और बच्चे के मार्गदर्शन पे आधारित होता है, तो इस बेस पे तो मूल्यांकन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये क्या है, गलत है। कक्षा के दूसरे बच्चों की तुलना में अधिगमकर्ता के प्रदर्शन का स्पष्टीकरण होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें तुलना एक दूसरे से तुलना कराना ही नहीं है, तो ये भी क्या है, गलत है। मानक वर्ग में बच्चे की लेवलिंग करना, तो ये लेवलिंग करना भी क्या होता है, ये पृथक्करण करना, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। चौथा क्या है कि अधिगमकर्ता क्या और कैसे सीख रहा है इसका वर्णन, इस बेस पे हम उसका मूल्यांकन कर सकते हैं कि हम क्या बताए हैं, कैसे बताएं, वो कैसे सीख रहा है, इस बेस पे हम मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए चलते हैं त्रुटि देखते हैं। कुछ लोग कहेंगे कि त्रुटि, बच्चे में त्रुटि निकालना क्या है, निगेटिव है, लेकिन यहां पे त्रुटि क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे पॉजिटिव हो जाएगा, आइए चलिए समझते हैं। मान लीजिए कि बच्चा कहीं कुछ लिख रहा है, वहां पे गलती कर रहा है, तो निश्चित ही यह अध्यापक का फर्ज बनता है कि कहीं ना कहीं वो बच्चे को बताए कि हाँ ये यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे इसीलिए क्या है, शिक्षण में त्रुटि को क्या माना गया है, पॉजिटिव माना गया है, तो इसको पॉजिटिव वाले रो में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इस पे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि रचिता एक गणित अध्यापिका है, अपने छात्रों की भाषा कथन वाले प्रश्नों में सही प्रतिक्रिया पहचानने में त्रुटियों का विश्लेषण कर रही है, ठीक है। तो इसके पीछे उसका क्या उद्देश्य हो सकता है, यही इसमें बताना है, ठीक। ऑप्शन नंबर 1 है कि अधिक त्रुटियों वाले छात्रों का कम त्रुटियों वाले छात्रों से पृथक करना। देखिए इस पे पृथक करना ही नहीं है, ठीक। तो ऑप्शन ए हमारा क्या है, गलत है। ऑप्शन 2 है अधिक त्रुटियों वाले छात्रों को दंड स्वरूप दंड देना ही नहीं है, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 3 है त्रुटि सुधार के लिए अभ्यास वाले अधिक प्रश्न देना। ये भी एक प्रकार का क्या है, दंड ही है कि बच्चे को क्या है, अगर कोई गलती कर दिया, मान लीजिए क बनाने में गलती कर दिया, तो उसको कह दिया जाओ घर से 100 बार क लिख के आओ, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, दंड है। तो इसको यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो बिना समझे जाने सुने ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन उसको भी हम पढ़ते हैं कि त्रुटियों को समझना, क्योंकि वे छात्रों के चिंतन को समझने में मदद करता है, बिल्कुल ही सही बात है, ठीक है। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। हाँ, ये इसी पर आधारित एक और क्वेश्चन जानते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, कथन और तर्क का ये प्रश्न है। क्या कह रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भ्रांतियों की खोज और चर्चा करना सार्थक है, ठीक है। भ्रांतियों की खोज व चर्चा करना सार्थक है। तर्क क्या कह रहा है, यह विद्यार्थियों को
उन भ्रांतियों के बारे में सोचने का अवसर देता है और गहन जांच का नेतृत्व करने में सहायक होता है। बिल्कुल ही सही बात है यह। यानी खोज और चर्चा करना सार्थक है। क्यों सार्थक है, ये इसके बारे में बता रहा है कि सोचने का अवसर देता है और गहन जांच के नेतृत्व करने में सहायक होता है, इसीलिए यह सार्थक है। तो ऑप्शन नंबर ए पढ़िए क्या कह रहा है। ए और आर दोनों सही बात है, बिल्कुल ही, और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, बिल्कुल ही यहाँ पे सही बात है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 जानने से पहले ये जानिए कि उपेक्षा और अवसर, यहां दो शब्द आ गया, उपेक्षा और अवसर, यानी इग्नोर और अपॉर्चुनिटी। तो बच्चे को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। इग्नोर शब्द क्या है, निगेटिव है, और अपॉर्चुनिटी यानी अवसर देना क्या है, पॉजिटिव है। आप ही को कहीं, आप अगर कहीं भी गए हैं, पार्टी वार्टी में गए हैं, कोई आपको देख करके इग्नोर कर रहा है, करता ही होगा लोग, करती ही होंगी लोग, ठीक है, तो ये क्या होता है, जान लीजिए कि आपकी बेइज्जती हो रही है। तो यहाँ बच्चे को भी अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो उसको भी क्या होता है, झिझक महसूस होता है, वो कहीं ना कहीं बेइज्जती महसूस करता है। तो बच्चे को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, ठीक, अवसर देना है उसको, ज्यादा से ज्यादा क्या देना है, अवसर देना है। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन है कम क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में उपेक्षा करनी चाहिए। लो, उपेक्षा कैसे कर सकते हैं कम क्षमता वाले बच्चों की, इग्नोर तो करना ही नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, गलत है। कक्षा में प्रजातंत्र को कोई स्थान नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो प्रजातंत्र को स्थान देना चाहिए कक्षा में। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को समस्या समाधान हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल ही सही बात है, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या हो, प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, किसी भी समस्या को समाधान करने के लिए, समस्या को हल करने के लिए। तो यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 पढ़ते हैं। कक्षा में मुख्यतः पाठ्य पुस्तक केंद्रित होनी चाहिए और सभी नियम शिक्षक निर्धारित होने चाहिए। देखिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित तो होना ही नहीं है, बाल केंद्रित होना है, तो ऑप्शन डी हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब आइए क्वेश्चन नंबर 23 पढ़ते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए क्या कह रहा है कि विद्यार्थी केंद्रिता कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है। अगर आप लोगों को ठीक से नहीं दिख रहा होगा, क्वालिटी को थोड़ा हाई कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो मैं कह रहा हूं बस वही सुन लीजिए, बस केवल वही सुनते रहिएगा, बिल्कुल ही समझ में आएगा। 23 का ऑप्शन नंबर 1 है, शिक्षक निर्देश देता है। शिक्षक इतना बड़ा थोड़े न हो गया है कि शिक्षक निर्देश देगा। देखिए, शिक्षकों के बारे में, शिक्षक कभी निर्देश नहीं दे सकता है, शिक्षक को आराम नहीं करने देना है, शिक्षक को जिम्मेदारियों से हटना नहीं है, यह सब क्या है, गलत है। ठीक है, शिक्षक मार नहीं सकता है बच्चों को, शिक्षक उपदेश नहीं दे सकता है। ठीक, तो ये क्या है, गलत हो जाएगा। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न एवं उत्तर लिखता है, विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं नहीं रह जाएंगे। ठीक, ऑप्शन नंबर 3 क्या कह रहा है कि शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थितियां उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती हैं कि वो अवलोकन करें, खोज अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। कितने सारे इसमें पॉजिटिव वर्ड इसमें आ गए इस ऑप्शन में। ठीक है, मतलब सीखने की ऐसी परिस्थिति उपलब्ध करना, अवसर देना, पॉजिटिव वर्ड है।
अवलोकन करना, खोज अन्वेषण करना, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। प्रयोग करना, ठीक, तो ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आइए कुछ निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड देख लेते हैं कि कुछ निगेटिव और पॉजिटिव वर्ड यहाँ पे इतने सारे क्यों ले लिए गए हैं, इस पे आधारित आगे क्वेश्चन आप लोगों को सीधे मिल जाएगा। ठीक है, ये एक साथ क्यों लिए गए हैं। अनुशासन, कभी भी कक्षा में अनुशासन नहीं लगाना है कि मतलब शिक्षक जाए बच्चे शांत, कोई भी शोर कर रहा है मार डंडा ऐसा करना ही नहीं है। ठीक है, तो कभी भी अनुशासित नहीं करना है, मतलब चाप नहीं चढ़ाए रहना है छात्रों पर। तो अनुशासन, डिसिप्लिन क्या है, निगेटिव वर्ड है, ध्यान रखिएगा। नियंत्रण, बच्चों को कभी कंट्रोल में नहीं रखना कि तुम, मैं कह रहा हूं तो उठो, तुम, मैं कह रहा हूं तो बैठो, मैं कह रहा हूं तो जाओ, मैं कह रहा हूं तो आओ। इस नियंत्रण में बच्चों को नहीं रखना। ठीक है, खाली स्लेट से क्या मतलब है कि बच्चा इस विद्यालय में प्रवेश करता है तो वो उसका दिमाग खाली नहीं रहता है, खाली स्लेट के समान नहीं रहता है। यहाँ पे ये लॉजिक है, मतलब खाली स्लेट से क्या मतलब, बच्चा कुछ ना कुछ उसको जानकारी रहती है, मातृभाषा के बारे में जानकारी रहती है, कुछ खाता पीता है उसके बारे में जानकारी रहती है। ठीक है, तो बच्चे को कहीं ना कहीं जानकारी रहती ही रहती है, कुछ नहीं तो मातृभाषा के बारे में जानकारी रहती है। तो ये सब क्या है, निगेटिव वर्ड है। वहीं पॉजिटिव की बात करते हैं तो लोकतांत्रिक, कक्षा कैसी होनी चाहिए, लोकतांत्रिक होनी चाहिए। ठीक है, डेमोक्रेटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे लोकतांत्रिक क्या है, पॉजिटिव है। चर्चा, कक्षा में बच्चे अगर चर्चा करके कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो उनको मतलब कि शांत नहीं करा देना है, वही नियंत्रण नहीं लागू करना है। ठीक है, चर्चा कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ठीक है, चर्चाओं से और भी ज्यादा विकसित होते हैं बच्चे, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव है। संवेग, इमोशन, चाहे वो शिक्षक का इमोशन हो चाहे वो बालक का इमोशन हो, इमोशन जानना बहुत ही जरूरी है। इमोशन अगर शिक्षक छात्र एक दूसरे का जान पा रहा है तो यहाँ पे देख लीजिएगा ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, इमोशन कभी भी पॉजिटिव होता है। ठीक, करके सीखना, एनसीएफ 2005 भी कहता है कि करके हमको सीखना है, बच्चे को क्या है, करके सीखना है, करके सीखने पर बल देना है। तो करके सीखना क्या है, ये भी पॉजिटिव वर्ड है। हस्तपरक अनुभव, यानी जो बच्चा क्रियाकलापों के द्वारा अगर सीख लेता है वो बच्चा रट के नहीं सीख सकता, यानी प्रैक्टिकल के द्वारा, हैंड एक्टिविटी के द्वारा जितना अच्छे से बच्चा सीख जाता है, जितना वो ज्ञान जो भी सीखा रहता है जितना अधिक दिन तक चलता है उतना वो रट करके नहीं सीख सकता। तो ये भी क्या है, एनसीएफ 2005 यही कहता है कि करके सीखने पर, हैंड एक्टिविटी पर बल देना है। ठीक है, तो यहां से ये भी देख लीजिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। देखिए संवेगात्मक विकास आ गया यहाँ पे, तो आइए देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश, कक्षा का प्रजातांत्रिक परिवेश क्या होता है, संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए। ठीक, तो यहां से ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर ऑप्शन 2 भी पढ़ते हैं। अध्यापकों की कोई भी देखिए अध्यापकों की सहभागिता होती है, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 3 क्या कह रहा है, कक्षा का नियंत्रण परिवेश होना चाहिए, ये भी क्या है, गलत है। कक्षा का अधिकारीवादी परिवेश होना चाहिए, ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है, आइए देखते हैं।
बच्चों के वार्तालाप द्वारा, बिल्कुल सही बात है। वार्तालाप अगर बच्चे कर रहे हैं तो करने दीजिए, बिल्कुल भी ना रोकिए। इससे क्या है, बच्चे में और ज्ञान विकसित होगा और वो अपनी बातें कुछ कहेगा, वो अपनी बातें कुछ कहेगा। ठीक है। अध्यापक के संवेगों द्वारा, देखिए वही इमोशन आ गया, तो इमोशन को जानना बहुत ही जरूरी है, चाहे वो अध्यापक का हो चाहे वो छात्र का हो, तो इमोशन जानना बहुत ही जरूरी है। ये भी ऑप्शन क्या है, सही है। बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, बिल्कुल ही सही बात है। बच्चों में एक दूसरे के प्रति सकारात्मक संबंध विकसित हो रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चौथा है बाह्य रूप से अधिरोपित अनुशासन। अनुशासन बच्चों पे लगाना ही नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 1 2 3, 1 2 3 क्या है, सही है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि शिक्षिका कक्षा में सकारात्मक रूप से सीखने का वातावरण किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। यही देखना है कि सकारात्मक रूप से सीखने के लिए शिक्षिका वातावरण को किस प्रकार सुनिश्चित कर सकती है। ठीक है। आइए ऑप्शन पढ़ते हैं कि ऑप्शन क्या कह रहा है। एक तय एवं निर्धारित समय सारणी का अनुपालन करके, गलत है। समय सारणी का अनुपालन करके क्या सकारात्मक रूप से सीखने पर बल दिया जा सकता है, नहीं दिया जा सकता है। ठीक है। पुरस्कार सजा नेगेटिव वर्ड है, ये भी कर दीजिए। ठीक। तीसरा है बच्चों के संवेगों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बनाकर, संवेग इमोशन जानना बहुत ही जरूरी है, यहां से क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा तीसरा। लेकिन चौथा भी पढ़ते हैं, बच्चों की क्षमता के आधार पर उनका विभेदीकरण एवं अलग अलग समूह बनाना, बिल्कुल ही नहीं, समूह अलग अलग बनाना ही नहीं है, वो भी क्षमता या फिर किसी भी आधार पर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कह रहा है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस प्रकार से देखा जाता है, किस प्रकार से देखा जाता है। खाली स्लेट के रूप में, गलत है। बच्चा बिल्कुल ही घर से कुछ ना कुछ सीख के आता है, मातृभाषा ही सीख के आता है, लेकिन सीख के आता है, तो ये गलत हो जाएगा। छोटे वयस्कों के रूप में माना जाना चाहिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, वयस्क तो होता नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। निष्क्रिय देखते ही काट दीजिए ऑप्शन, गलत हो जाएगा। सक्रिय अन्वेषक के रूप में, बिल्कुल ही सही बात है। बच्चा क्या होता है, सक्रिय होता है, इसी प्रकार उसको देखा जाता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 27 हो गया। आइए अब क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखने से पहले ये जान लीजिए कि दैनिक जीवन का प्रयोग क्या होता है। वास्तविकता और दैनिक जीवन से जोड़ना, ये क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ध्यान रहे, वास्तविकता और दैनिक जीवन से जोड़ना, ये क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, एनसीएफ 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कड़ा एक तरीका शामिल होता है। बिल्कुल। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन पढ़ते हैं कि किसके द्वारा यह प्राप्त किया जाता है। विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग देना, क्या विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग दे देंगे तो वो गणित में चिंतन और तर्क उसमें शामिल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, तो ये क्या है, गलत बात है। उसको अलग से विशेष कोचिंग देना ही नहीं है, कि मतलब कि जिम्मेदारी हट जा रही है कि शिक्षक क्लास में ना पढ़ाए, अलग से कोचिंग दे दे, ये क्या है, गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना। देखिए कितने सारे पॉजिटिव वर्ड आ गए। खोजबीन क्या है, पॉजिटिव है। हस्तचालक यानी हैंड एक्टिविटी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है।
ठीक है। संकल्पनाओं को विकसित जीवन से जोड़ना, ये भी पॉजिटिव है। विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना, चर्चाएं हम लोगों ने पीछे पढ़ा, ये भी क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। तो इसीलिए ऑप्शन 2 हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जिज्ञासा, जिज्ञासा क्या होता है, जिज्ञासा ध्यान रखिएगा पॉजिटिव वर्ड है। ठीक, जिज्ञासा क्या है, पॉजिटिव वर्ड है। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन इस पे क्या है। एक अध्यापिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आंतरिक रूप से अभिप्रेरित रहें, उसे क्या करना चाहिए, उसे ऐसा क्या करना चाहिए कि विद्यार्थी क्या हो, अंदर से प्रेरित हो। ऑप्शन देखिए कि ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन है उसे कक्षा में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना चाहिए और बच्चों में तुलना। देखिए बच्चों में तुलना करनी ही नहीं है, बच्चों में तुलना करना ये क्या है, निगेटिव है, काट दीजिए इस ऑप्शन को। बच्चों में डर और चिंता पैदा करना, गलत है। भौतिक पुरस्कार, पुरस्कार क्या है, निगेटिव है, गलत हो जाएगा। बच्चों में जिज्ञासा प्रोत्साहित करनी चाहिए, सही बात है। और सीखने के आनंद को भी अभिप्रेरित करनी चाहिए, बिल्कुल ही क्या है यहाँ पे सही बात है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 जानने से पहले क्या जान लीजिए कि बच्चों को हम इसलिए नहीं पढ़ाते हैं कि उसे रोजगार मिल सके, वो व्यावसायिक अपना कुछ कर सके, उच्चतम ग्रेड पाने के लिए, उच्च नंबर पाने के लिए, ठीक है, इसके लिए हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। ठीक, यहाँ पे अंक नहीं लिखा है, मतलब नंबर पाने के लिए, इसके लिए भी हम बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब निगेटिव वर्ड है। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। देखते हैं कौन सा नहीं है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना, बिल्कुल ही सही बात है। उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी करना सही है। गणित को बच्चों को जिंदगी के अनुभवों का भाग बनाना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समस्या समाधान और समस्या प्रस्तुत करने के कौशलों को प्रोत्साहित करना कि उस बच्चे में ज़्यादा से ज़्यादा समस्या उत्पन्न हो, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तर्कसंगत विचारों को प्रोत्साहित करना, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, तो कौन सा इसमें से नहीं है, पहला ही इसमें से नहीं है। गणित में उच्चतर और अमूर्त पढ़ाई की तैयारी कराना, ठीक, तो नहीं का बेटा यानी उच्चतर क्या है हमारा, निगेटिव वर्ड है, तो नहीं का बेटा क्या है, नहीं है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 है मदर टंग, मातृभाषा। मातृभाषा कैसा शब्द है, मातृभाषा पॉजिटिव शब्द है, तो इसको यहां से ध्यान दीजिएगा कि मातृभाषा क्या है, पॉजिटिव शब्द है। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी सही नहीं है, सही नहीं है यही पूछा है, तो आइए देखते हैं। मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, मातृभाषा बिल्कुल ही मदद करती है। ठीक, मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है, बिल्कुल भी गलत है, तो गलत का बेटा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नहीं वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नहीं पूछा है क्वेश्चन में। मातृभाषा क्या है, किसी भी अन्य भाषा को सीखने के लिए बाधित नहीं करती है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या है, गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता क्या होता है, बहुभाषिकता शब्द जहां भी आए तो वो जान लीजिए बहुभाषिकता क्या है, पॉजिटिव वर्ड है, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड है बहुभाषिकता।
पॉजिटिव वर्ड है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता क्या है। ऑप्शन 1 है प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती हैं और उसे बाद में अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन करते हैं। ये निर्धारित थोड़ी ना है कि मातृभाषा में शुरू करें और अंग्रेजी माध्यम में ही जाए। ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन 2 है सभी विद्यालयों में मातृभाषा या घर की भाषा माध्यम रूप में होती है। तो ये भी क्या है, सभी विद्यालयों में तो ऐसा होता नहीं है कि मातृभाषा में पढ़ाई हो, तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रत्येक शिक्षार्थी अपनी आरंभिक शिक्षा विद्यालय में मातृभाषा घर की भाषा में आरंभ करती है और बाद में अधिक भाषाओं से जुड़ती है। बिल्कुल सही बात है। बच्चा मातृभाषा ही सीखा रहता है, जाना रहता है और इसी से वह अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करता है और बाद में कई सारी अन्य भाषाएं भी वो सीख लेता है। तो सही बात हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, विभिन्न संदर्भ। विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, ये कैसा है, ये पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, तो इसको यहां से पॉजिटिव देखिएगा। भाषा का प्रयोग विभिन्न संदर्भों में किया जाता है। ठीक। क्वेश्चन है प्राथमिक कक्षाओं में रोल प्ले यानी भूमिका निर्वाह का उद्देश्य होना चाहिए। प्राथमिक कक्षाओं में कोई कार्यक्रम कराया जा रहा है, रोल प्ले कराया जा रहा है, तो क्या उद्देश्य होना चाहिए, वही इसमें पूछ रहा है। ठीक है। बच्चे को अभिनय सिखाना, बिल्कुल भी नहीं, उसको कलाकार थोड़े बनाना है। ठीक है, एक्टिंग का स्कूल नहीं है, कलाकार बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्या उद्देश्य होना चाहिए, एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कि अगर रोल प्ले कर रहा है किसी भी चीज का तो उसमें क्या हो, अधिक से अधिक वो भाषा के अवसर प्रदान करें। बच्चे को अनुशासित रखना, ये क्या है, गलत है। ठीक है, तो आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टैग वर्ड थे, जो भी पॉजिटिव था, जो भी निगेटिव था, ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। ठीक है, तो इस क्लास को बिल्कुल भी मत मिस करिए। जो लोग छोड़ के चले गए, जो लोग आधा देखे, तो उनके लिए भाई ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जो पूरा देखे हैं, केवल मेरी बात ही सुने हैं, तो उनको निश्चित ही कहीं ना कहीं ये क्लास बहुत ही मददगार साबित होने वाली है। आप लोग लिख के ले लीजिएगा, ये क्लास अगर मेरी बातें सुने हैं, अगर ये टैग वर्ड आप लोगों के दिमाग में है, माइंड में छप गया है, नहीं माइंड में छपा है, अगर आप लोगों ने नोट किया है और आगे आप लोग इसको देख लेंगे एग्जाम से पहले, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं यह मदद करेगा ही करेगा आप लोगों को। ठीक है, आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद साथियों।